स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा एक अलायंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसे कि हम इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इंडिया ब्लॉक के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा एक रैली है उसको ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली के अंदर में। और आप देखिए उस रैली के दौरान में कुछ स्टेटमेंट्स उनको इश्यू किया गया है जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट हैं। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो आप देखिए कि जो अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर हैं उनके द्वारा कोई डिसीजन अगर लिया गया है तो उसके अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, जो कि अपोजिशन के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा। इसी वजह से आप देखिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में अल्टरनेटिव जो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल है वो भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जो इंडिया ब्लॉक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ये आपको एक प्री इलेक्शन फेज के समय का जो अलायंस है वो देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बाइंडिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो अलायंस है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अपने इलेक्शन के मैंडेट के रिगार्डिंग में, यहाँ पे जो लार्जर जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। काफ़ी कुछ आपको अपना जो बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के अपने बेनिफिट के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें अलायंस के बारे में, तो अलायंस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। काफ़ी बार उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही किसी अलायंस है उससे एग्जिट कर लिया जाता है। अगर उनको जितना उनका डिमांड था इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में जो सीट्स हैं अगर उनको अलोकेट नहीं किया जाता है उस अलायंस के द्वारा, तो उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी जो एग्जिट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इवन आप देखिए कि जब रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का जो लीडर्स हैं उनका एक अलायंस का पार्ट है, बट उनके द्वारा इलेक्शन के रिजल्ट के दौरान में अगर डिजायर नंबर ऑफ सीट्स है वो नहीं मिलती हैं तो उनके द्वारा जो अलायंस है वो भी चेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बाइंडिंग प्रिंसिपल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा अलायंस के अंदर में। बट आप देखिए किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अलायंस के अंदर में जो इलेक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कंटेस्ट किया गया है तो उनके द्वारा जब इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के रूप से, तो उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो पार्टी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय में जो एंटी डिफेक्शन का जो एक्टिविटी है उनके ऊपर में अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि सितंबर के समय में हमारा जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा जो इंडिया ब्लॉक है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस समय में एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था इंडिया का जो कंट्री का जो नेम है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इंडिया वर्सेज भारत का एक कंट्रोवर्सी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। G20 का मीटिंग उसी दौरान में इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, और G20 की मीटिंग के दौरान में आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भारत टाइटल है उसको यूज किया गया था G20 की मीटिंग के दौरान में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उस दौरान भी इंडिया और भारत का जो डिबेट है वो देखने के लिए मिला था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा उस समय में आर्टिकल 1 के अंडर में जो बोथ नेम्स है उनको अडोप्ट किया गया है। ये आपको आर्टिकल 1 के अंडर में देखने के लिए मिलता है। इंडिया डेट इज भारत का जो कॉन्सेप्ट है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप से देखने के लिए मिलेगा, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया ब्लॉक के बारे में। अब ब्लॉक यहाँ पे बाइंडिंग प्रिंसिपल नहीं होता है। इंडिया और भारत का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ जिसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन है। ये जो नेम है इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये जो नेम्स है इनका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। इसको हमने सितंबर के मंथ के समय में डिस्कस किया था। उस समय में जब न्यूज़पेपर्स है उनके अंदर में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना इन नेम्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें G20 की मीटिंग के बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। मीटिंग के अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के द्वारा अडोप्ट किया गया। आप देखिए कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिला था G20 की मीटिंग के दौरान में। एक तो आप देखिए कि जहाँ पे G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली के अंदर में, वो भारत मंडपम नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। भास्वना नाम की एक पोइट हुआ करते
थे कर्नाटका के अंदर में 12th सेंचुरी के समय। आप देखिए कि भासुना के द्वारा बेसिकली अनुभव मंटापम का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया गया था। उसी से इंस्पायर होते हुए गवर्नमेंट के द्वारा भारत मंडपम नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें G20 की मीटिंग के दौरान में कल्चरल कॉरिडोर है या कल्चरल पेविलियन है उसको डेवलप किया गया था। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो वहाँ पे पाणिनि का एक किताब है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि पाणिनि नाम के जो पर्सन है उनका एक किताब है जिसको कि हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? ये संस्कृत का जो ग्रामर है उससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो कल्चरल कॉरिडोर है उसके अंदर रखा गया था। इंडिया के द्वारा अपना जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको भी शो किया गया है। चाहे नालंदा का जो यूनिवर्सिटी हो उसको शो किया गया इंडिया के द्वारा। कोणार्क का जो सन मंदिर है उसको शो किया गया है। और आप देखिए कि 2023 का जो ईयर है वो एज ए मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया का ही वो रिजोल्यूशन है यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो इंडिया ने मिलेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था इसी G20 की मीटिंग के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईस्टर नाम का जो फेस्टिवल है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि यहाँ पे जो गुड फ्राइडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में। और उसी के जस्ट आफ्टर द 3 डेज़ के अंदर में या 2 डेज़ के अंदर में संडे के दिन आपको जो ईस्टर का जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है। जो भगवान जीसस है उनका दोबारा से जो बर्थ है, दोबारा से वो जीवित होते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से जो ईस्टर फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में। आप देखिए कि जो रामनाथापुरम है उसके अंदर एक चर्च के अंदर जो प्रेयर है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे शो किया गया है इस फोटो के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे जो बंगाल है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल का जो पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रॉम की वजह से 4 पर्सन है उनका डेथ हुआ है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे बंगाल के बारे में तो आप देखिए कि ये आपको बेसिकली कंप्लीटली जो सिक्किम का एरिया है वहाँ तक इसका जो स्ट्रेच है वो देखने के लिए मिलता है। यहीं पे आपको जो दार्जिलिंग है वो सिचुएटेड है जहाँ पे टी के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो एरिया। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन जो बंगाल के अंदर में जो स्ट्रॉम की वजह से 4 पर्सन्स हैं उनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन पीएम के द्वारा 1974 के समय में जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है प्रेजेंट समय में, वो पॉलिटिकल पार्टी उस समय पावर के अंदर हुआ करती थे। तो आप देखिए इलेक्शन का समय इस तरीके का जो स्टेटमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो पाक स्टेट का जो एरिया है, पाक स्टेट का जो एरिया है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पाक स्टेट के उस एरिया के अंदर में बताया गया है वहाँ पे ये जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है जिसको कि कच्चा तीऊ नाम से जो आइलैंड है उसके नाम से जाना जाता है। आप देखिए कि 1974 के समय में जो हमारी पॉलिटिकल लीडर हैं पीएम हैं उनके द्वारा एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा बेसिकली श्री माओ जो यहाँ पे भंडार नाइके नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं श्रीलंका से, उनके साथ एक एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और उसी के थ्रू एज ए जेस्चर के रूप से ये जो आइलैंड है जो इंडिया के लिए उस समय यूज के लिए नहीं था, आप देखिए इस आइलैंड को बेसिकली श्रीलंका को दे दिया गया था उस समय में हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा। उसी समय में काफ़ी सारी जो तमिलियन पर्सन है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो इंडिया के लिए जो माइग्रेशन है वो कर पाए थे उस समय में, आपको उस एग्रीमेंट के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यहाँ पे जो अपोजिशन के अंदर प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो साइन किया गया इंडिया और बांग्लादेश के साथ में। आप देखिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। आप देखिए कि जीएसटी के रिगार्डिंग में हमारा अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, क्या 101 है जीएसटी या 99 है। 99 आपको एनजीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 100 आपको जैसी बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जैसे बांग्लादेश के साथ में कुछ कॉरिडोर्स के एक्सचेंज के लिए किया गया था, वैसे ही यहाँ पे आपको जो कच्चा तीऊ नाम का जो आइलैंड है वो देखने के लिए मिलता है। कच्चा तीऊ आइलैंड बेसिकली श्रीलंका को दे दिया गया है। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहा गया है कि जो प्रेजेंट समय में हमारे जो फिशरमैन्स का जो कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिलता है, अगर ये आइलैंड्स इंडिया के पास में होता तो ये कंट्रोवर्सी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर हम पाक स्टेट के बारे में बात करें, आप देखिए स्टेट क्या है। स्टेट बेसिकली वो है जो 2 वाटर बॉडीज है उसको कनेक्ट करता है। 2 कौन कौन सी वाटर बॉडी हैं जिसको कि कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे स्टेट के द्वारा। तो एक तो आपको बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल को कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार के साथ में। जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसको कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल के साथ में ये जो
हमारा जो स्टेट है, जो पाक स्टेट है, वहीं पे ये सिचुएटेड है, कच्चातीऊ आइलैंड, जो कि श्रीलंका को सीड कर दिया गया था 1974 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, किसी दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके साथ में वो एरिया शेयर करता है। आप देखिए कि जो गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली के अंदर में जो मोइस्ट का जो कैंप है, जो नक्सलाइट जो पर्सन है उनका जो कैंप है, उसको बेसिकली बस्ट किया गया है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो मोइस्ट पर्सन है, जो नक्सलाइट जो पर्सन है, आप देखिए कि इंडिया का बिगेस्ट जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, रेड कॉरिडोर का जो एरिया है, जो इनसे अफेक्टेड एरिया है, उसको रेड कॉरिडोर एरिया के नाम से हम जानते हैं। वो उसमें अंदर में आपको जो गढ़चिरौली है, जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। चंद्रपुर के पास में ये सिचुएटेड है, गढ़चिरौली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हर एक स्टेट के अंदर में अपने द्वारा जो स्पेशल फोर्स है उसको डेवलप किया गया है मोइस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको डील करने की रिगार्डिंग में। जैसे कि आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर में के.एस. व्यास नाम के जो पर्सन है, के.एस. व्यास नाम के जो आईपीएस सर हैं, उनके द्वारा बेसिकली एक फोर्स को बनाया गया था जिसे कि हम ग्रे हाउंड्स के नाम से जानते हैं। ग्रे हाउंड्स बेसिकली मोइस्ट जो इंसर्जेंसी है उसी को डील करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा आप देखिए कि कोबरा बटालियन है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। सीआरपीएफ के द्वारा भी जो स्पेशल पुलिस फोर्स है उसको डेवलप किया गया है, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रिगार्डिंग में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर में जो विलेज है उसके रिगार्डिंग में भी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी जो स्कीम है वो चलाई गई हैं। अगर हम इस गांव के बारे में बात करें तो अंजा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में ये सिचुएटेड है, जिसको कि हम किबोतो नाम के विलेज के नाम से जानते हैं। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर कहा जाता था कि ये हमारा लास्ट गांव है, बट उसको चेंज करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया है कि जो बॉर्डर एरिया के जो गाँव हैं, जो बॉर्डर एरिया के जो विलेज है उनको फर्स्ट विलेज के नाम से एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है लास्ट ईयर 2023 के समय में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ पे लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, सिक्किम के अलावा आप देखिए उत्तराखंड है और लद्दाख है। यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में जो अदर स्कीम है उससे ये डिफरेंट है। यहाँ पे बॉर्डर एरिया का जो बॉर्डर एरिया जो मैनेजमेंट प्लान है, काफ़ी कुछ आपको इनिशिएटिव देखने के लिए मिलते हैं अर्लियर फेज के अंदर में भी बॉर्डर एरिया के परस्पेक्टिव से। बट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो लिमिटेड एरिया के अंदर में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहाँ, इसके अलावा कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम के अलावा आप देखिए कि लद्दाख के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर में है, और उत्तराखंड के अलावा आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि लिमिटेड एरियाज़ के अंदर में है, क्या क्या वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, कनेक्टिविटी को डेवलप करना है। इसके रिगार्डिंग में आपको ट्रांस अरुणाचल एक हाईवे है वो भी देखने के लिए मिलता है। कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू में यहाँ पे जो इंटरनेट का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कनेक्टिविटी है उसको भी डेवलप करने के बारे में बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू में आपको यहाँ पे ट्रांस अरुणाचल हाईवे देखने के लिए मिलेगा। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन जो सद्भाव है उसके थ्रू भी काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है उसको किया गया है, कहीं पे ब्रिज है उसको डेवलप किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में आप जरूर से रीड करना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक आपको रिवर आपको देखने के लिए मिलती है, उस रिवर के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने रीड किया, अंजो नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको मियोर नाम का जो ट्राइब है वो भी पाया जाता है। मियोर नाम का जो ट्राइब है वो पाया जाता है अंजो डिस्ट्रिक्ट, और जो किबोतो नाम का जो विलेज है उसके अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो कमांग नाम का जो रिवर है वो फ्लो करता है, जो लोहित से मिलता है। लोहित से मिलने के बाद में तेजू नाम का जो नदी है ब्रह्मपुत्र से वो लेटर फेज के अंदर में ज्वाइन करेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ईस्टर्न जो सेक्टर का जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो 3488 किलोमीटर का टोटल एरिया है चाइना के साथ में, उसमें 1346 किलोमीटर के आसपास का एरिया है वो आपको ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से वहाँ पे आर्मी का जो मूवमेंट है उन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उन लोगों का जो लाइवलीहुड के परस्पेक्टिव से भी डेवलप करना इम्पोर्टेंट था। उसी की वजह से ये डिसीजन है वो लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के परस्पेक्टिव से।
पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल एडिटोरियल है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, HIV एड्स के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि ART नाम का जो टेक्नोलॉजी है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2004 के समय में 1 अप्रैल के दिन में, तो उसके जो 20 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अगर हम ART टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी है वो आपको ART टेक्नोलॉजी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो 2004 के समय इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। HIV एड्स जो कि 1980s के समय में आपको डेथ से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काफ़ी सारा जो ट्रीटमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं था, लोग उसको डायरेक्टली लिंक किया करते थे कि अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो हम उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि 1987 के समय में काफ़ी सारी जो ड्रग हैं वो डेवलप होती हैं, सर्विलेंस को कैरी आउट किया गया। ART टेक्नोलॉजी है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आती है। 2000 के समय में आप देखिए कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग में एक समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके समय में यहाँ पे उसके ART टेक्नोलॉजी है उसके स्प्रेड के बारे में बात किया गया। उसी के रिगार्डिंग में आपको 2002 के समय एक जो फंड है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2002 के समय में एक ग्लोबल फंड है जो यहाँ पे एड्स है, एड्स के अलावा आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर हम बात करें, आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस के बाद में आप देखिए कि मलेरिया है, तो उनके रिगार्डिंग में एक फंड को क्रिएट किया गया था 2002 के समय में, जिससे कि इन जो डिजीज़ हैं उनसे डील किया जा सके। 2004 के समय में जो ART टेक्नोलॉजी है वो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। हाई कॉस्ट हुआ करता था, अनअफोर्डेबिलिटी हुआ करता था, कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर ही प्रेजेंस हुआ करता था। 2006 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा उसको कम्प्लीटली फ्री किया गया, जिससे कि सर्विलेंस को बेटर वे में कैरी आउट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करते हैं और उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे सामने आए हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से जो इन्फॉर्मेशन था उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर का जो क्राइसिस है उसके बारे में है। आप देखिए कि हमारे सदर्न इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में अल नीनो का जो सिचुएशन है उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। प्रेजेंट समय में अगर हम टोटल वाटर के बारे में बात करें तो हमारे जो रिजर्वोयर्स हैं उनका जो 20% वाटर है वो ही यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट सेंट्रल वाटर कमीशन का जो यहाँ पे सर्विलेंस का जो एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया वाटर के रिगार्डिंग में, उसको यहाँ पे बताया गया है कैसे हमें इस वाटर के मैनेजमेंट को कैरी आउट करना है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट ये है, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कौन से एक्ट के अंडर में इसको कवर किया गया है ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कुछ दिन पहले भी इसको हमने कवर किया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन के बारे में है। आप देखिए कि केरल के रिगार्डिंग में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि पब्लिक डेब्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। सेंटर स्टेट का जो फाइनेंस रिलेशन जो क्राइसिस है वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। 16 फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नॉन बोरोइंग का जो सीलिंग है वो लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केरल के ऊपर में, और आप देखिए कि केरल के द्वारा कोर्ट के अंदर भी जो अप्रोच है वो किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कोविड-19 के समय में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे जो रिलैक्सेशंस है वो दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोरोइंग के रिगार्डिंग में, बट यहाँ पे जो डेप्थ है वो इंक्रीज होने के परस्पेक्टिव से कुछ यहाँ पे जो रिफॉर्म्स है, जो चेंजेस हैं वो लाए गए हैं। फाइनेंस कमीशन के परस्पेक्टिव से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके रिगार्डिंग में जो डिवोल्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया था। आप देखिए कि पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको 15% देखने के लिए मिलता है। पॉपुलेशन को 15% का जो टारगेट है वो दिया गया है। एरिया को बेसिकली 15% दिया गया है। इनकम डिस्टेंस को 45 आपको देखने के लिए मिलता है कि इनकम और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उस स्टेट के अंदर में। इसके अलावा इनकम डिस्टेंस के अलावा अगर हम बात करें डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है उसको भी 12.5% का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है कि अर्लियर फेज के अंदर जो डेमोग्राफी हुआ करता था प्रेजेंट समय में है किसके द्वारा अच्छे से जो प्लानिंग है वो कैरी आउट किया गया, उस वजह से 12.5% का जो डिवोल्यूशन है वो आपको इसके थ्रू भी देखने के लिए मिलता है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का जो पार्ट है उसको 10% रखा गया है और आप देखिए कि टैक्सेशन के जो इफेक्ट है उसको भी यहाँ पे 2.5% का जो आपको वेटेज है वो देखने के लिए मिलता है।
तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था डेप्थ के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बारे में है, आप देखिए कि एमजी नरेगा है उसके बारे में हम आधार बेस एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है, आधार बेस जो पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि जो आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है ये बेसिकली एक ड्रॉबैक भी साबित हुआ है। आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम और ड्रॉबैक किस वजह से शामिल हुआ है कि हमारी अनस्केलेबल जो लेबर फोर्स है उसके रिगार्डिंग में हम एमजी नरेगा नाम का जो इनिशिएटिव है वो चलाते हैं कि उनका घर का जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर में उनको 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे मिलेगा, रूरल एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि इस तरीके से जो पेमेंट सिस्टम का जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, एक तो हमारे अनस्किल्ड पर्सन है उनको एजुकेशन उतना नहीं है, डेमोग्राफिक जो आपको जो डिजिटल डिविडेंड है जो आपको देखने के लिए मिलता है, कंप्लीटली उनके जो डाटाज हैं वो डिजिटल करने के बारे में डिस्कस किया गया है। बट आप देखिए कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। एक तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है उनके डिजिटलाइजेशन के अंदर में, कंप्लीटली जो इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो नहीं पहुंचा है। काफ़ी सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है वो देखने के लिए मिलती है। स्पेलिंग का जो एरर है, उनके नेमिंग के अंदर में बैंक अकाउंट के अंदर डिफरेंट नेम है, डिफरेंट स्पेलिंग है, आधार के अंदर में डिफरेंट उनका नेम है। इसके अलावा आप देखिए उनका जो जॉब कार्ड है उसके अंदर में डिफरेंट है। फिंगरप्रिंट्स के अंदर भी एरर आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं वर्किंग कंडीशंस की वजह से। काफ़ी सारा जो डुप्लीकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी को बेटर वे में यूज करना चाहिए। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं फेस की जानी चाहिए। उसी के बारे में एज ए केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि तमिलनाडु जो 30% एक्सपोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तमिलनाडु का फर्स्ट नंबर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के अंदर में। डेस्टिनेशन क्या है, यूएसए आपको एक डेस्टिनेशन देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड अरब अमीरात है वो जो टॉप इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन है इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में। कांचीपुरम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप देखिए कि काफ़ी सारे जो मोबाइल्स हैं उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। 40% के आसपास जो स्मार्टफोन्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है लास्ट 2 ईयर के अंदर में, जो कांचीपुरम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में जो तमिलनाडु के अलावा आप देखिए कि आपको और भी जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपोर्ट है उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी के पर्सपेक्टिव से है कि यहाँ पे कुछ अप्रूवल का ज़रूरत है, रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए। एमएनसी के रिगार्डिंग में कुछ भी यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट करना है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। जो हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशंस का जो रजिस्ट्री है उनके द्वारा आप देखिए कि 60 के आसपास, मोर देन 60 के आसपास जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है। काफ़ी सारे नाम हैं, अब ये नाम कैसे याद होंगे, ये आपको लिस्ट के थ्रू याद करना होगा बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी के अंदर में आसाम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं 13 के आसपास जिनको कि यहाँ पे जीआई टैग के रूप से ऐड किया गया है। आसाम के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे आसार खंडी आपको जो टेराकोटा है, जापी नाम का जो प्रोडक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। कुछ उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग में जो बनारस का जो ठंडाई है, जो ट्रेडिशनल काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, तो उसको भी जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। त्रिपुरा से रिलेटेड भी हैं कुछ यहाँ पे, जिसमें ट्रेडिशनल कुछ वहाँ पे एरिया से रिलेटेड जो मालाबारी जो पेड़ा है वो भी आपको, मातावारी जो पेड़ा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मेघालय का जो गारो का जो टेक्सटाइल है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और आप देखिए कि जो बिहू के अंदर जो ढोल को यूज़ किया जाता है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है। तो एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट ये है कि इस लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप वेबसाइट पे जाके प्रिपेयर कीजिए जहाँ जिनके थ्रू जो जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। 10 ईयर के रिगार्डिंग में एक बार टैग आपको देखने के लिए मिलता है, उसका रिन्यूअल यहाँ पे 10 ईयर के बाद में किया जा सकता है उस स्टेट के द्वारा। तुर्की के अंदर में इलेक्शन का प्रोसेस है, तुर्की के द्वारा 2022 के समय अपना जो नाम है उसको भी चेंज किया गया था, तुर्कई जो नाम है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरिया के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे कार बॉम्ब के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है। कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है सीरिया डिटोरेटिंग कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा। फ्रांस के द्वारा यूक्रेन को कुछ सपोर्ट है वो दिया जाएगा डिफेंस के अंदर में, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर जो कीव है उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया गया है रसिया के द्वारा। स्विट्जरलैंड के अंदर में पीस प्रोसेस का मीटिंग होगा नेक्स्ट इसी मंथ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फ्री जोन का एरिया है यहाँ पे यूरोप के अंदर में,
तो आप देखिए कि वहाँ पे जो बुल्गारिया है, रोमानिया है, उनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। पर लैंड रूट आपको स्टिल नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे स्पेस और एयर का जो रूट है, सी का जो रूट है, उसी के अंदर में फ्री स्पेस है वो दिया गया है। लैंड के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है, उनके द्वारा वीटो लगा दिया गया है, ऑस्ट्रिया के द्वारा वीटो लगा दिया गया है कि अगर इनको फ्री मूवमेंट दे दिया जाएगा तो बेसिकली जो असाइलम सीकर हैं उनके द्वारा मोर नंबर ऑफ पर्सनस है वो यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। इजराइल के द्वारा जो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में। आप देखिए कि मोर देन 90% पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप का, वो कम्प्लीटली अपना जो एरिया है उनको छोड़ना पड़ा है। जिस तरीके से अटैक हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, मोर देन 90% के आसपास पॉपुलेशन है। काफ़ी सारी नंबर्स के अंदर जो डेथ है वो भी आपको देखने के लिए मिली है। पीस नेगोशिएशन के बारे में काफ़ी कुछ ये न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।